अब हम चैप्टर का पढ़ेंगे अगला भाग, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल, स्मॉल यानी कि पूरे देश को अगर देखें तो उसमें सबसे छोटा हिस्सा है एक व्यक्ति। तो यहाँ पर हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं। एक व्यक्ति की मांग, एक फर्म द्वारा किया गया उत्पादन, एक वस्तु का कीमत निर्धारण, एक साधन की कीमत का निर्धारण। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एक उपभोक्ता का क्या व्यवहार रहता है, उपभोक्ता क्यों किसी वस्तु पर पैसे खर्च करेगा, उसको सबसे अधिक संतुष्टि किस स्तर पर मिलेगी। और इसके ऑपोजिट हम मैक्रो में पढ़ते हैं लार्ज लेवल पर चीज़ें, यानी अब पूरे देश की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने अक्सर पढ़ा होगा जीडीपी के बारे में, आपने पढ़ा होगा एनएनपी के बारे में। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। उसके अलावा हम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बैंकिंग से संबंधित क्या जो प्रक्रियाएं होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, क्यों बैंकिंग की आवश्यकता रहती है, बैंकिंग की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से मनी जनरेट करती है। और ऑब्वियसली मनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मुद्रा। ठीक है, मुद्रा का विनिमय क्या होता है, जिसे हम कहते हैं मनी एक्सचेंज, विनिमय। विदेशी वस्तुएं या जब व्यापार करते हैं, विदेशी सेवाओं का व्यापार करते हैं, आयात या निर्यात क्या प्रक्रियाएं होती है, कैसे ये प्रभावित करती है हमारे देश की करेंसी को। तो ये देखिए बेसिक हम समझें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देख लेते हैं, एक बार बुक की तरफ चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम क्यों पढ़ें, इसमें ऐसा क्या है जो हमें महत्वपूर्ण कार्य लगता है या किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप देखिए, अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने में ये बहुत हेल्प करता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा हमें एक अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है कि अर्थव्यवस्था, जैसे उपभोक्ता, फर्म आदि किस प्रकार कार्य करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमें समझ आती है। कुछ भविष्यवाणियाँ हम कर सकते हैं, एक विशेष घटना घटती है तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मांग बढ़ेगी तो कीमतों के भी बढ़ने की संभावना है, कीमतें कम होती है तो मांग बढ़ने की संभावना है। मांग और कीमतों का किस प्रकार से ऑपोजिट रिलेशन है, आगे चलकर क्या भविष्यवाणी की जा सकती है किसी वस्तु की मांग या पूर्ति को लेकर। आर्थिक नीतियाँ ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि कीमत नीति एक ऐसा उपकरण है जो इस कार्य में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। जो सरकारें नीतियाँ तय करती है वो मांग और पूर्ति के आधार पर ही नीतियाँ तय करती है, वो मनुष्य की ज़रूरतों के आधार पर ही नीतियाँ तय करती है। तो ये तमाम अध्ययन आप करेंगे इसमें। इसके अलावा आप ये देखें, आर्थिक कल्याण के बारे में बताता है। यह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का सुझाव देता है कि आर्थिक कल्याण के आदर्श को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रबंध संबंधी यानी मैनेजरियल डिसीजंस लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर हम लागत वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। मांग का विश्लेषण और मांग की लोच क्या होती है, तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार से सहयोग होता है, ये तमाम चीज़ें देखिए हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ये लगने वाली है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इससे संबंधित सारे चैप्टर्स के लेक्चर आप ध्यान से सुनते रहें और साथ ही साथ बुक में भी पढ़ते रहें। आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला इस सब्जेक्ट के अंदर और आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ भी मिलने वाली है। इसी कड़ी में बच्चों हम समझेंगे एक और पार्ट, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला है। देखिए, विज्ञान दो तरह के होते हैं, एक होता है सामाजिक विज्ञान, एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक जो कि आप 10th तक पढ़कर आए, जैसे कि रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ी है। तो ये तमाम चीज़ें तो हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक जिसमें हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के होने में अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान, इसके पक्ष में हम दो बातें कर सकते हैं। एक तो क्रमानुसार स्टडी करते हैं हम इसमें। क्रमानुसार में हम पहले उपभोक्ताओं की बात करेंगे, फिर उत्पादकों की बात करेंगे और समाज के कल्याण की बात करेंगे। सेकंड क्या होता है, यहाँ एक नियम हम लोग अक्सर पढ़ते होते हैं, जैसे मांग का नियम या पूर्ति का नियम हम पढ़ेंगे और हर नियम का हम कारण भी जानेंगे, प्रभाव भी जानेंगे। विज्ञान के अंदर यही गुण होने बहुत ज़रूरी होते हैं कि एक चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं।
फिर हम देखेंगे विज्ञान भी दो तरह के होते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान कहता है क्या था क्या है, फैक्ट्स पर आधारित होता है। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी थी, अब कितनी है, पहले जो हमारे खर्चे थे या पहले की जो वृद्धि दर रही है जीडीपी की वो क्या थी, अब क्या है, आगे क्या होगी, अनुमान लगाना, ये सब है वास्तविक विज्ञान। और आदर्शात्मक बात करता है क्या होना चाहिए, कि आय का समान वितरण होना चाहिए, निर्धनता दूर होनी चाहिए, कीमतें स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा जजमेंटल होता है। दूसरा, हम लोग अर्थशास्त्र की जब प्रकृति की बात करते हैं तो एक तो हम कहते हैं कि क्या ये विज्ञान है, दूसरा हम कहते हैं कि क्या ये एक कला है। अब इस बात को समझे, कला मतलब आर्ट। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ बच्चों, आप सबको अगर थियोरेटिकली पता है कि रोटी कैसे बनाती है ना, रोटी कैसे बनाते हैं, तो ये विज्ञान है। अगर आपको थियोरेटिकली पता है क्यों बनाई जाती है और बनाने के बाद उसका क्या यूज़ होता है और उसको बनाना आना, वो एक कला हो गई। तो अर्थशास्त्र को समझना एक विज्ञान के रूप में, ठीक है, उस व्यवहार को समझना वो तो विज्ञान है, जहाँ हम बात करें वास्तविकता की, आदर्शात्मक की। लेकिन उसी ज्ञान को अपनाना, व्यवहारिक दृष्टि में लेकर आना। हम बात करें बचत की, तो कैसे हम बचत करें और व्यवहारिक रूप से बचत करें और एक बजट तैयार करें, कोशिश करें कि हम पूरे महीने अपना खर्चा चला सकें। जब मार्केट में जाएं तो वाकई में हम जो भी वस्तुएं खरीद रहे हैं उसमें हम दिमाग लगाएं, हम एक विवेकशील अध्ययन करें कि किस वस्तु से हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो ये क्या बन जाती है, इकोनॉमिक्स कला बन जाती है। अब अपनी बुक में देखेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति बहुत अच्छे से समझाई हुई है। विज्ञान है तो कैसे है, यहाँ पर आप देखें वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। तथा इसके बाद आप देखेंगे अर्थशास्त्र कला के रूप में। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं जाना है। और फिर अपनी बुक में आप सारांश विवरण ज़रूर पढ़ें और साथ ही बुक में दिए गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू।